एजुकेशन टाउन चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। ये जो हमारा कोर्स है 10वीं कक्षा के लिए चल रहा है। इसके अंदर पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड किन्हें कहते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे इसे प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास वो गुणनखंड होते हैं, या तो वो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब दो के केवल दो ही फैक्टर हैं, एक तो दो खुद है और एक है। वैसे एक तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, तो दो खुद से ही भाग होती है या फिर एक से भाग होती है। इसी तरह तीन या तो खुद से भाग होती है या फिर एक से भाग होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें चार की, तो चार का एक फैक्टर तो हो गया चार, एक फैक्टर दो से ही भाग होता है और ये एक से ही भाग होता है। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आएगा। ये हमारे पास कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो आप समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या हमारे पास वो होती है जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो संख्या खुद होती है या फिर एक होता है। तो एक तो सबका ही फैक्टर होता है, तो जो संख्या केवल खुद से भाग होती है वो हमारे पास क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से ही भाग होती है तो हमारे पास कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जो हमारे पास फैक्टर निकल के आए, ये दो एकम दो इस संख्या के, तीन एकम तीन इस संख्या के, तो हमारे पास एक ऐसे फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर उसी प्रकार मैं चार के प्राइम फैक्टर की बात करूं तो दो दूनी चार, तो मेरे पास चार के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? दो गुना दो। अब हमारे पास पहला सवाल है जिसके अंदर हमें प्राइम फैक्टर करने हैं कुछ संख्याओं के, और उन प्राइम फैक्टर को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमारा पहला सवाल है 140। तो 9वीं कक्षा तक हम गुणनखंड करते थे, फैक्टर करते थे लघु भाग विधि का प्रयोग करके। तो इस भाग विधि में हम जिसके भी गुणनखंड करने थे उसको यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस पर डिवाइड जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंक को चेक करते हैं, पीछे वाले अंक को। तो यदि इसके पीछे वाला अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये हमारे पास किस तरह की संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो ये हमारे पास दो का रूल है, सबसे छोटा। बस जिस संख्या के पीछे 2 0 2 4 6 8 हो तो दो उस संख्या को डिवाइड कर देगा। अब इस संख्या के पीछे 0 है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14 0, फिर 0 आया तो 2 से फिर डिवाइड करते हैं 35। अब देखो, अब इसके पीछे इनमें से कोई अंक नहीं है, इसका मतलब जो 2 का डिविजिबल रूल है वो तो हो गया यहाँ पर फेल। अब बात करें यदि 3 की, आगे चलेंगे इसी प्रोसेस में। तो 3 का डिविजिबल रूल ये कहता है भाई जिस संख्या के अंकों का जोड़ अगर मुझसे भाग हो जाए तो मैं उस संख्या को भाग कर दूंगा। जैसे मेरे पास 18 है, 18 के अंदर 8 और एक 9, तो ये जोड़ आया मेरे पास 9, और 9 3 के पहाड़े में टेबल में आता है, तो वो 3 इस 18 को भाग कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ पास यहाँ पर है 35, तो 35 में दो अंक है, एक 3 है एक 5 है, जोड़ो 5 और 3 8। अब 8 तो 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब 3 इसको भाग नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बात करें प्राइम फैक्टर के अंदर, तो प्राइम फैक्टर ऐसे होते हैं 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। अब 5 की बारी आई, तो जिस संख्या के पीछे 0 होता है, जिस संख्या के पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 उस संख्या को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करते मेरे पास गए 7 बार, 7 एकम 7। तो मेरे पास जो फैक्टर आए 140 की, वो हमारे पास क्या है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हमें किस तरह से लिखना है? गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर 2 एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 की पावर होगी 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारे पास आंसर होगा। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है HCF वाला, भाई दी गई संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, अब भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमारे पास ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। अब हम कुछ नए तरीके से इसकी बात करेंगे, भाई किस तरह से हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो,
140। अब यहाँ पर मैंने जो मेथड किया था वो लघु भाग विधि थी, जिसके द्वारा हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो 140 के दो फैक्टर आप यहाँ पर बनाएं। एक तो बन गया 70 गुणा 2, इस तरह से लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं 140 को इस तरह से लिख सकता हूँ? 114 14 गुणा में 10। अगर इनका प्रोडक्ट करूँगा तब भी मेरे पास 140 आएगा, अगर इस तरह से करूँगा तब भी मेरे पास 140 आएगा। आपका जिस तरह से जी माने आप वैसे लिख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, जैसे इसको मैं 35 गुणा 4 भी लिख सकता हूँ। अब 70 के 14 पंजे 70, 2 का 2, 14 के फैक्टर 2 सत्ते 14। तो इस तरह आप आसानी से इसके फैक्टर कर पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बात करूँ तो 14 के लिए 2 सत्ते 14 और 10 के लिए 2 पंजे 10। तो 2 यहाँ पर बारी 2 बारी हैं, तो 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। यहाँ पर भी 2 2 बार था, 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो इस तरह से आप दिए गए नंबर का जो फैक्टर है आसानी से कर पाएंगे। और जो हमारे पास भाज्य संख्या होती है उनके जब हम गुणनखंड बनाते हैं तो हमारे पास वो भाज्य भी होते हैं और अभाज्य भी होते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर हमें केवल अभाज्य गुणनखंड, उनको छोटे से छोटे यूनिट के अंदर तोड़ना है। तो जब उनको हम छोटे से छोटे यूनिट के अंदर तोड़ते हैं, जब तक वो भाग होते हैं उनको डिवाइड करते रहते हैं, तब हमारे पास कैसे फैक्टर निकल के आते हैं? प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक नंबर है 6, एक नंबर है 12, एक नंबर है 18। अब 6 के फैक्टर 1 गुणा 6 भी है और 2 3 6 भी है। तो 6 के हमारे पास दो फैक्टर है, 1 गुणा 6 और 2 3 6। अगर 12 की बात करें तो 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 12, 3 गुणा 4 12। 18 की बात करें 1 गुणा 18, 2 गुणा 9 18, 3 गुणा 6 18। तो मेरे पास इस तरह से अगर बात करूँ 6 के, तो हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टर निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ केवल प्राइम फैक्टर की, तो मेरे पास निकल के आए 2 गुणा 3। वैसे मेरे पास 12 फैक्टर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है, 6 गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अभाज्य गुणनखंड की, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। या आप इससे भी कर सकते हैं, ये 6 ले लिया मैंने, 2 गुणा 6, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 6। तो प्राइम फैक्टर इसके आई ये। अगर हम बात करूँ 18 के प्राइम फैक्टर की, तो इसके फैक्टर तो हो गए गुणनखंड का, तो हो गए हमारे पास 1 2 3 6 9 और 18, 6 गुणनखंड हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ अभाज्य गुणनखंड की, तो अगर मैं इसको ऊपर किसी को भी ले लूँ, आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे मैंने बीच वाला ले लिया 2 गुणा 9, अब 9 के फैक्टर 3 दिया 9। अगर मैं ऊपर वाले से बात करता तो अगर यही आता इस तरह से करता, उसके बाद ये प्रोसेस चलता। अगर यहाँ से करता तो 3 है और 6 को लिखूँगा 2 गुणा 3। तो जब तक टुकड़े बनते हैं, अगर तब तक टुकड़े हम करते हैं किसी भी संख्या की, तब जाके हमारे पास जो फैक्टर आते हैं हमारे पास किस तरह के फैक्टर होते हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट को कर लिया। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास 156। 156 के आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस संख्या के पीछे 6 है, तो जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या 2 से भाग होती है। तो इसको भाग करो 2 से, 2 सत्ते 14, एक यहाँ पर बचा, 1 और 6 16, 2 अठे 16। अब इसके पीछे 8 है, इसको फिर 2 से भाग करो, 39 दूनी 78। अब मैंने बताया था भाई 3 का डिविजिबल रूल ये कहता है जिस संख्या का जोड़ मुझसे भाग हो जाएगा वो संख्या भी मुझसे भाग होगी। अब यहाँ पर जोड़ 9 और 3 12, 12 3 से भाग होता है? हाँ होता है सर। तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी, 3 एकम 3 3 3 9। अब 13, तो 13 से ही भाग होगा। तो इसके हमारे पास में फैक्टर निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारे पास इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब 2 यहाँ पर भी है, एक बार यहाँ पर 2 की पावर ऐड होगी, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर होती है ऐड। तो ये मेरे पास मैंने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किसको? 156 को। अब करते हैं हम तीसरा सवाल, 3825। 3825 इस संख्या के पीछे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। संख्या 2 से भाग नहीं होगी। 3 का रूल चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। जोड़ 3 से भाग होता है, संख्या भी 3 से भाग हो। एक बार दोबारा चेक करते हैं,
8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, 2 और 2 22, 3 7 21, यहाँ पर 3 पंजे 15 हो गए। अब दोबारा से चेक करो, 5 और 7 12 और 2 14, 1 15, दोबारा भी भाग होगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 और 2 7 और 4 11। अब ये 3 से भाग नहीं होगी, तो अब हमारे पास आता है 5 का रूल, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या हमारे पास 2 3 5 7 11 13 ऐसे चलती रहती हैं। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, अब 4, तो 4 तो खुद से भी है, 2 से भी है, 1 से भी, तो ये मेरे पास नहीं है। 5 6 के तो फैक्टर बन गए, 2 3 6 7, 8 के भी फैक्टर बन गए बहुत सारे, 9 के भी बन गए, 10 के भी बन गए, 11 के नहीं बनते, 12 के भी बन गए, 13 के नहीं बनते, 14 के भी बन गए, 15 के भी बन गए, 16 के भी बन गए, 17 के नंबर। आप इस तरह से चेक करते, जो मैंने मार्क नहीं की है, गोल दायरे नहीं लगाए, वो मेरे पास कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, और हम प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करके देख रहे हैं, मतलब हम फैक्टर कर रहे हैं। अब 425 है, जिस संख्या के पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या हमारे पास क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। 5 अट्ठे 40, यहाँ पर बचा 2, 5 पंजे 25, अब दोबारा फिर 5 से, 17 पंजे 85, 17 से 17, तो हमारे पास 3825, 3825 के जो फैक्टर आए वो हमारे पास क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 17। बेस सेम है, पावर होगी ऐड, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा में 17। अब इसका करते हैं फोर्थ सवाल। पहले सवाल का फोर्थ पार्ट 5005, इसके पीछे भी 5 है, ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कोई सम संख्या नहीं है। 3 से भाग नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ 3 से भाग नहीं हो रहा, बारी आई 5 की, तो 1001। अब डिवाइड करके देखो, 5 के बाद 7 आता है क्योंकि इसके पीछे 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से चेक नहीं करेंगे, 7 से करके देखो। 7 एकम 7, 3 0 7 चौके 28, 2 1 7 से हो गया। 7 एकम 7, यहाँ पर बचा हमारे पास, घटाने पर 3 से स्पेल उतारे 0 30 हो गई। 7 चौके 28, बचा 2, उतारा 1, 7 या 21, 143। 7 के बाद हमारे पास जो अभाज्य संख्या आती है हमारे पास 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 एकम 11, शेषफल बचा 3, 11 3 33, ये आ गए हमारे पास किसके, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है इसका 7429। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 2 है, कोई पीछे वाला अंक कोई भी 2 से भाग नहीं हो रहा है, 2 से भाग नहीं होगा। 3 का रूल लगाया था, अगर इसका जोड़ मुझसे भाग होता तो मैं इन्हें भाग करने की हिम्मत रखता हूँ। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 नहीं होता, नहीं 3 के बस की बात। अब बारी आती है 5 की, इसके पीछे ना 0 हो ना 5 है, 5 से भाग नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 0 7 की बात, 7 से नहीं हो रहा। उसके बाद 11 के लिए हमारे पास रूल होता है इसके ओड प्लेस का और इवन प्लेस का। ये पहला नंबर का है, तीसरा नंबर का है, दूसरे नंबर का है, फोर्थ नंबर का। तो जो विषम प्लेस है, विषम स्थान है 1 और 3, इनका जोड़ा है मेरे पास 9 और इनका जोड़ा है मेरे पास 13। इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो, कुछ भी 1 गुना 2 गुना, तो ये संख्या 11 से भाग होती। लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस हमारे पास 4 है माइनस का, तो 11 से भाग नहीं होगी। इसके बाद 13 दूनी 26, 13 65, 13 से नहीं होगी। बारी आती 17 की, 17 चौके 68 62, 17 तिया 51, 11, 17 7 119। उसके बाद 17 के बाद हमारे पास अभाज्य संख्या आती है 18 नहीं है, क्योंकि हमारे पास 18 के फैक्टर है, 9 भी है, 18 भी है, 3 भी है, 6 भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। और अभाज्य संख्या वही होती है जिसके केवल या तो खुद से भाग होती है या फिर 1 से भाग होती है। अब चेक करते हैं उसको 19 पर। अगली अभाज्य संख्या 19, 17 के बाद 19 दूनी 38 और 13 से 8 गए 5, उतारा 7, 19 तिया 57, तो आगे हमारे पास इसके फैक्टर। तो हमारा पहला सवाल इस तरह से खत्म होता है। जो हमारे पास 7429 होगा, उसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हमारे पास 17, 19 और 23 हो गए। ये हमने लिख दिया उनको गुणनफल के रूप में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा सवाल, जो कि हमारे पास क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनको जांच करना कि दो संख्याओं का एलसीएम
और जो HCF है वो बराबर होता है। किसकी जांच करनी हमें कि जो HCF होता है और एलसीएम होता है उन दोनों की गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर हो। यदि मैं उन दोनों नंबरों का HCF निकालूं, उन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालूं, तो ये है कि उन नंबर के HCF की जमा उन नंबर के एलसीएम के साथ गुणा करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो उन संख्याओं की गुणा के बराबर आएगी। पहला सवाल है मेरे पास 26 और 91। 26 और 91। अब HCF मुझे निकालना है किसका? 26 और 91 का। एक तरीका है आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अभी हमने फैक्टर किए थे यहाँ पर, आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको इस सवाल में तीनों के तीनों तरीके लगा के दिखाऊंगा। एक तरीका मेरा है जो कि आपकी हायर स्टडी में पढ़ाया जाएगा, और दो तरीके आपके मैथ में जिक्र है, एक आपने अब तक पढ़ा भी है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है भाई बड़ी संख्या जो होगी वो ए होगी, ए इज इक्वल टू बी क्या हो प्लस आर, सच दैट कि जो ए है ग्रेटर देन बी है और जो आर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो 26 से इसको डिवाइड करते हैं, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 26 होगा 104, ज़्यादा हो गया 3 पे गया, 11 में से 8 गए 3, 8 में 7 गया 1, अब बारी आई 26 की, 13 दूनी 26, रिमाइंडर 0। तो लिखो इसका एल्गोरिथम, 91 बराबर 26 बी क्या हुआ, क्वेश्चन था भागफला 3, रिमाइंडर बचा था मेरे पास 13। अब लिखते हैं 26 के लिए, जो मेरे पास ए था वो 26 था, बी है 13, भागफला 2 और शेषफल बचा 0। तो किसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया? 13 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब मेरे पास जो दी गई संख्या थी 26 और 91, उनका HCF तो मेरे पास निकल के आया 13। अब एलसीएम निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर चेक करना है कि भाई दो हमारे पास दी गई संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और HCF की गुणा क्या उन दोनों संख्याओं गुणा के बराबर है। तो भाग विधि से इसका एलसीएम निकालते हैं, 26 और 91। 26 और 91 का निकालते हैं। 26 के लिए 2 से किया 13, 13 कम 13, 91 7 से किया 13, 13 कम 13, क्योंकि 13 से 91 7 का मल्टीपल होता 13 टाइम। अब इनके अंदर कॉमन है 13, तो जो कॉमन है उसको लेंगे एक बारी, कॉमन नहीं है 2, कॉमन नहीं है 7, जो कॉमन उसको लेंगे एक बारी और इनकी गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 गुणा में 13 182। तो इनका एलसीएम निकल के आया 182। HCF था मेरे पास 13। आप यहाँ से देख सकते जो कॉमन है वो हमारे पास क्या होता है HCF, और दो संख्या थी हमारे पास है 26 गुना 91। तो इनकी गुणा करके देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, क्या हमारी स्टेटमेंट प्रूव होती है या नहीं होती। अब करो गुणा, 13 दूनी 26 का 6 हासिल के 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल के 10, 13 कम 13 और 10 23। अब यहाँ पर गुणा करो, 26 से कम 26 हासिल के 2, 26 निम्मा 9 छिके 54 का 4 हासिल के 5 9 18 और 5 23 234 और 2 236। तो ये बराबर है। तो हमारा ये प्रूव हो गया भाई दो जो संख्याएं होती है उनका HCF और उनका एलसीएम की गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। अब आपको एक तरीका सिखाता हूँ जो आपकी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में भी काम आएगा। जैसे हमारे पास दो संख्याएं थी 26 और 91। अगर मुझे इनका HCF निकालना है ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, तो HCF जो मेरे पास होता है वो एलसीएम से छोटा होता है। जो HCF होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर होता है और ये कॉमन मल्टीपल होता है। अगर मल्टीपल होगा तो ज़्यादा होगा, ये फैक्टर कॉमन है तो हमारे पास ये छोटा होगा। अब HCF निकालने के लिए हम यूज करते हैं छोटे नंबर का। तो छोटा नंबर मेरे पास क्या है? 26। तो 26 के मैंने फैक्टर किए, जो मेरे पास मुझे पता है 13 दूनी 26 होते हैं। तो इसके मैंने फैक्टर लिखे 2 गुना 13। अब इन दोनों फैक्टर से इसको डिवाइड करके देखिए, क्या ये 2 इसको डिवाइड करता है? नहीं, क्योंकि 2 केवल उसी संख्या को डिवाइड करता है जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये 2 को हमने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया?
अगर ये डिवाइड करता होता तो इसको कट नहीं करते, लेकिन इसने डिवाइड नहीं किया तो हमने कट कर दिया। अब 13 से डिवाइड होता है, हाँ 13 से 91, तो इसका मतलब 13 क्या है, HCF। आई होप आपको समझ आया होगा। और एलसीएम हमारे पास क्या होता है, HCF से बड़ा होता है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें किसको लेंगे, 91 को लेंगे। 91 के फैक्टर करेंगे, हमारे पास कितने आए, 13 गुना 7, 13 7 91। अब इन फैक्टर से हमें यहाँ से काटना कुछ नहीं है, जब हम एलसीएम निकालें तो काटना कुछ नहीं है। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ये 26 जो है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, काटेंगे नहीं। इस 13 से डिवाइड करके देखो, 13 दूनी 26, कितने पे डिवाइड हो गया, 2। यहाँ पर 2 बचा, लेकिन उस 2 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ा, 2 लिखना पड़ा। अभी 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 बचा। तो 2 सत्ते 14 गुना 13 182। तो इनका एलसीएम आया 182। ये हमारे पास 100 ट्रिक किसको निकालने की, एलसीएम निकालने की और HCF निकालने के लिए। HCF आता हमारे पास 13। आई होप आप समझ गए हैं एलसीएम और HCF किस तरह से निकलेगा। और ये बात प्रूवन है कि जो HCF और एलसीएम की गुणा होती है दो संख्याओं की, उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। दूसरा पार्ट हमारे पास 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 है। आप शॉर्ट ट्रिक लगा के इनका HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। और यदि आप चाहें कि हमें तो करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से है, आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको एलसीएम निकालने के लिए फिर से भाग विधि का यूज़ करना होगा। तो हम भाग विधि का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको 10वीं क्लास में तो ऐसे ही आएगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इस भाग विधि का यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका जिक्र है आपके सिलेबस में। तो मैंने सबसे पहले टुकड़े किए 510 की, तो इसके पीछे 0, तो इसका मतलब 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 500 का आधा 250 और 10 का आधा 5, तो 255। जब भी हम किसी चीज़ को 2 से भाग करते हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ का आधा कर रहे हैं। 5 5 10 और 2 12, 3 से ही भाग हो जाएगा। 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 8 13, 3 से भाग नहीं होगा लेकिन 5 से भाग होगा। 17 पंजे 85, 17 एकम 17। 92 के करो फैक्टर, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से फिर 23, आधा ही करना है। 2 से नहीं होगा, अभी 23 से होगा, 23 के अलावा किसी और से होगा नहीं। जो इनके अंदर कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। जो कॉमन है हमें वो लेना है एक बारी। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 17, यहाँ पर 23, तो इनकी गुणा तो हो जाएगी हमारे पास एलसीएम। और जो हमारे पास कॉमन था, कॉमन तो हमारे पास 2 ही था, तो इनका HCF तो आ गया हमारे पास 2, और एलसीएम आ गया हमारे पास इनकी गुणा। चलो करते हैं। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, गुणा में 17 3 क्या उनका 1 हासिल के 5, 17 दूनी 34 और 5 39। आसान है, 0 हमारे पास लिख दिया। 6 कम 6, 6 ने में 54, हासिल के 5 6 18 और 5 23, 23,460। तो जो एलसीएम आ हमारे पास निकल के वो हमारे पास 23,460, और जो HCF आ वो हमारे पास आता 2। तो आप चेक करिए HCF और एलसीएम की गुणा। HCF आ हमारे पास 2, इनकी गुणा क्या बराबर है किसके, 510 और 92 की गुणा की। तो चलो चेक करते हैं। 2 गुणा करो इसका, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 हासिल का 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। करो यहाँ पर चेक। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, 46,920 बराबर है। तो इसका मतलब ये सही है कि दो संख्याओं की गुणा उनके HCF और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। तीसरा पार्ट है हमारे पास 336 और 54 का। 336 और 54, तो भाग विधि का यूज करके इनका HCF और एलसीएम निकालते हैं। 336 ये करो फैक्टर। इस संख्या के पीछे 6 है, और जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से भाग होती है। आप हिट और ट्रायल भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर
अगर मैं स्थानीय मान की बात करूँ तो 3 है और आगे 2 जीरो। 300, 300 का आधा 150 और यह है 36, 36 का आधा 18, तो 150 और 18 168। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16। दोबारा करो। 160, 160 का आधा 80 और 8 का आधा 4। 80 का आधा 40 और 4 का आधा 2। जब भी हम किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ का आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करो 21, 3 से किया 7 और उसके बाद 7 एकम 7। चुम्बन के फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। जो कॉमन है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो जो कॉमन है वो हमारे पास क्या होंगे, HCF होंगे। 2 तिया 6, तो HCF हमारे पास निकल के आया 6। जो कॉमन है वो लेने हैं हमें एक बारी। अब कॉमन यहाँ पर 2 है तो इन दोनों का नाम का एक बारी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर 2 2 2 3 बार और 2 है, 2 2 2 जो कि कॉमन नहीं है। उसके बाद ये 3 कॉमन था तो इनका एक बारी लिख लिया मैंने। उसके बाद है यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 बारी 3 है। निकालो एलसीएम। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 दूनी 200 दूनी 416 दूनी 432 गुना 7। 7 दूनी 14 का 4, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30। 3024 इसका आया एलसीएम और HCF आया था 6। तो HCF और एलसीएम की गुणा हमें प्रूव करनी है, किसके बराबर होगी, इन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर। तो ये दोनों संख्या हमारे पास 336 और 54 है। करके देखते हैं गुणा। 6 चौके 24 का 4, हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18। तो हमारे पास इनकी गुणा आई ये एलसीएम है और ये HCF है। इनकी गुणा आई हमारे पास 18,144। इनकी और गुणा करते हैं। 4 छिका 24 का 4, ऐसे लिखे 2, 4 3 12 और 2 14, ऐसे लिखे 4 3 12 और 1 13। 5 छिके 30 की 0, 5 3 15 और 3 18, हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16। तो 4 4 8 3 11 का 1, हासिल का 1 1 1 2 6 8 1 बराबर है। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं की गुणा उनके उन संख्याओं के HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। पहला सवाल है हमारे पास 12 15 और 21, बिल्कुल आसान है। ये 12 है, ये 15 है और 21 है। अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करो आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। 15 के लिए 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 के लिए 2 से भाग नहीं होगा, 3 से, 2 1 3, 3 से भाग होगा 3 7 21, 7 एकम 7। अब जो फैक्टर कॉमन है, कॉमन फैक्टर कौन से मेरे पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं, केवल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है। तो HCF है मेरे पास 3। अगर हम बात करूँ एलसीएम की तो जो कॉमन है उसको लेना है एक बारी। अब 2 दूनी 4, यहाँ पर कॉमन नहीं था, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, क्योंकि 3 तो कॉमन था। तो 3 चौके 12 पंजे 60 7 420। तो एलसीएम आया 420 और HCF आया 3। अगर मैं बात करूँ इसी बात की तो ये बात सत्य है, प्रूव्ड है, केवल 2 संख्याओं के इसमें। जब हमारे पास 2 संख्याओं पे यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं, तो ये बात सही नहीं होगी। इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक की सहायता से समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। 12 15 और 21, मैंने आपको बताया था कि जो HCF होता है वो हमारे पास छोटा होता है एलसीएम से। तो छोटे नंबर को पकड़ो। छोटा नंबर हमारे पास है 12, तो 12 के टुकड़े किए मैंने 3 चौके 12। 3 तो आगे टुकड़े नहीं होते, लेकिन 4 के आगे टुकड़े होते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12। तो मेरे पास किसके टुकड़े हैं, 12 के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों से मैं डिवाइड करूँगा किसको, आगे वाले नंबर को। 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड होता है।
लेकिन जो 5 आया मेरे पास, क्या वो इस 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इस 2 से होता है? नहीं होता। तो मेरे पास बचा क्या? 3। तो इसका मतलब HCF क्या है? 3 है। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, तो एलसीएम मेरे पास बड़ा होता है HCF से, तो मैं किसको पकड़ूँगा? बड़े नंबर को। बड़े नंबर के टुकड़े करो। 3 सत्ता 21। अब इस 15 को डिवाइड करने के लिए क्या मेरे पास कोई फैक्टर है? हाँ है एक। 3 पंजे 15। लेकिन इस 5 को डिवाइड करने के लिए फैक्टर नहीं, तो यहाँ पर मैं 5 मल्टीप्लाई के अंदर लिखूंगा। इस 12 को डिवाइड करने के लिए एक फैक्टर 3 चौके 12, लेकिन उस 4 को डिवाइड करने के लिए मेरे पास फैक्टर नहीं, तो मैं 2 दूनी 4 लिखूंगा। एलसीएम के अंदर हम कुछ भी चीज़ काटते नहीं हैं, बल्कि बढ़ाते हैं चीज़ों को पूरी करने के लिए। एचसीएफ के अंदर हम चीज़ों को कट करते जाते हैं, क्योंकि हमें कॉमन दिखाना होता है। 7 या 21 पंजा 105 और गुणा 4, तो 100 चौका 404, 5 चौका 20, 420। यह आया हमारे पास एलसीएम। भाग विधि से भी ऐसे ही आता है और इससे भी ऐसे आता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा, तो आप किस तरह से निकालते हैं ये मायने नहीं रखता। आप कितना जल्दी निकालते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, एक्यूरेसी किस में, ये मायने रखता है। दूसरा सवाल है हमारे पास 17, 23 और 29। तो इनके तो यही फैक्टर हो गए हमारे पास। 17 17 से ही भाग होता है, 23 23 से ही भाग होता है, 29 29 से ही भाग होता है। तो इनका HCF होगा हमारे पास 1, और एलसीएम इन तीनों की गुणा ही हमारे पास क्या होगी? एलसीएम होगी। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं की गुणा ही होती है। 8, 9 और 25, इसको समझते हैं। 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 के करो। 2 दूनी 4 दूनी 8। आप बच्चे तो हो नहीं, आपको पता है सब कुछ, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। 9 9 क्या है मेरे पास? 3 तिया 9। आपके मुँह चुआने याद है। और मेरे पास है 25। 25 का है मेरे पास 5 गुणा 5। क्या कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो HCF क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40, 40 पंजा 200, 200 गुणा 9, 1800 क्या होगा? एलसीएम होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 पंजे 25। कुछ मिल ही नहीं रहा, कॉमन है ही नहीं। तो HCF हमारे पास क्या है? 1 है। 1 तो हम लिख ही सकते हैं। और एलसीएम निकालना तो है, सबकी गुणाएं मेरे पास क्या होगी? एलसीएम होगी 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40, 40 पंजा 200, 200 गुणा 9, 1800 सही है। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, जिसके अंदर दिया गया यूज करेंगे। हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है हमारे पास, 306 और 657। तो हमें पता है कि उन दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होती है उनके एलसीएम और एचसीएफ के, लेकिन उनका एचसीएफ दे रखा हमारे पास 9, एलसीएम नहीं दे रखा है। तो HCF यहाँ पर 9 गुणा में है, तो उस साइड जाएगा तो ये हो गया डिवाइड में। 9 से नहीं काटना था तो 3 से काट लो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6। 3 से फिर काटो, कटता है। 3 तिया 9, 3 चौके 12। इनकी गुणा मेरे पास क्या होगी? एलसीएम होगी। करो गुणा। 657 और 34 की गुणा। 4 से 28 का 8, हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल के 2, 4 सिक्का 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल के 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल के 3 से 18 और 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 और 1 12, और हासिल का 1 22, 338। तो इनका एलसीएम मेरे पास है 22,338। तो ये सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का देखने को मिलता है। आपको सिंपली फॉर्मूला याद करना है कि दो संख्याओं का HCF और एलसीएम की गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। किसका जिक्र है? n कोई प्राकृत संख्या, n का मतलब यहाँ पर दिया गया है सवाल के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर है। अब आप सभी को पता है कि काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा कि 6 की पावर n, ये n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो आप n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो इसका मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 क्या होती है? 6।
आप जब 2 रखेंगे तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36। तो बात जाहिर सी है, आप कुछ एग्जांपल लिखेंगे और बता देंगे कि n की किसी भी वैल्यू के n की किसी भी वैल्यू के लिए 6n 0 नहीं होगा। ये था हमारे पास सवाल नंबर 5। अब हम सवाल नंबर 6 पर आते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक तो ये और इसी के अंदर है 7 गुणा 6 गुणा 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो हमसे पूछा कि 2 नंबर के अभाज्य गुणनखंड उसने दिए और साथ में जोड़ भी दिया है कि भाई ये दोनों संख्याएं कि मेरे पास कैसी है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, यह मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। पहले वाले केस में आते हैं तो 11 से 77, 77 की मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, फिर ऐड करो 13 के साथ। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं वो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ऑफ ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ भाग, मल्टीप्लाई गुणा, जोड़ और घटा। तो यहाँ पर जोड़ और गुणा में से सबसे पहले होगी हमारे पास गुणा। 13 से 91 का 1 हासिल के 9, 13 से 91 और 9 100 प्लस 13 कितना हो गया 1014। क्या मैंने मल्टीप्लाई सही की, 13 से 91 का 1 हासिल के 9, 13 से 91 और 9 100 हो गया, 13 यहाँ ऐड करने हैं तो 3 1 4 सही है 1014। अब 1014 के हमें फैक्टर करके देखने हैं। अगर 1014 के फैक्टर केवल अगर 1014 और 1 ही आए तो हम कह देंगे कि ये भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर आया तो हम बोल देंगे कि क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाग विधि का प्रयोग करते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ पर गया नहीं तो यहाँ पर 0, 2 सते 14। अब 507, 7 और 5 12, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक्के 18, 3 निमा 27। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। 13 एकम 13, 13 3 39। तो ये हमारे पास इतने फैक्टर आ गए इसके 1014 के, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अगर ये भाज्य संख्या होती तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होते, एक तो 1014 होता और एक होता, लेकिन इसके फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है। तो हम कह देंगे हमारे पास कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अब हम जिक्र करते हैं हमारे दूसरे का, भाई ये संख्या भी भाज्य संख्या, तो मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजा 120, 120 छिका 720, 720 गुणा 7 और प्लस 5, 7 0 0, 7 दूनी 14, हासिल क्या है 7 7 49 सिर्फ 50 प्लस 5, ये गया हमारे पास 5045। तो 5045 के फैक्टर करो, 45 के हमारे पास फैक्टर आए, एक तो 5 आया और एक है 1009 आया। तो हमें केवल यही प्रूव करना है कि इस 5045 के 5045 और एक के अलावा भी अन्य 2 फैक्टर हैं या अन्य कोई फैक्टर है, तो हमारे पास कैसा नंबर होगा, भाज्य संख्याएं होगी। 1009 के आप फैक्टर ट्राई करके देख सकते हैं अगर बढ़ते हो तो। अब हम आज का लास्ट सवाल करते हैं जो कि हमारे पास है 7वां सवाल। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। अब इस सवाल को समझते हैं। इस किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक नया चक्कर लगाने में रवि को, मतलब मुझे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है समझने की, यहाँ पर 2 करैक्टर है, एक रवि है जो कि 12 मिनट लेता है एक चक्कर पूरा करने में, दूसरी सोनिया है जो कि 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में। और चक्कर कैसा लगाते हैं, वो सर्कुलर चक्कर लगाते हैं वर्ताकार पथ पर। तो मान लीजिए ये मेरे पास ये चक्कर लगाने का ट्रैक है,
इस ट्रैक पर वो चक्कर लगा रहे हैं। ये है स्टार्टिंग लाइन, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से रवि भागेगा, यहाँ से सोनिया भागेगी। दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं। रवि ने शुरू किया, चक्कर पूरा किया, उसे लगे 12 मिनट। अब वो सोनिया का इंतज़ार थोड़ी करेगा भाई, तो सोनिया अब चक्कर पूरा कर ले, फिर दोनों साथ में चलेंगे। तो रवि तो चक्कर लगाया और फिर चल पड़ा। सोनिया आई, उसने 18 मिनट लगाए। तब तक रवि इस लाइन को पार कर चुका था, आगे जा चुका था। तो इसका मतलब रवि कोई न कुछ एक चक्कर पार कर लेगा, उसके बाद वो सोनिया से कहीं जाकर मिलेगा दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पर। दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पर मिलने का मतलब ये है कि रवि अपने एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर या चार चक्कर जैसे जितने पूरे करेगा, उसके बाद वो यहाँ पर रुकेगा आके। जैसे रवि एक चक्कर लगाता था 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाया रवि ने 24 मिनट में, तीसरा लगाया 36 मिनट में, चौथा लगाया 48 मिनट में। मतलब 48 मिनट के अंदर उसने 4 चक्कर पूरा कर लिए। अगर हम बात करें सोनिया की, तो सोनिया ने पहला चक्कर पूरा किया 18 मिनट के अंदर, दूसरा चक्कर पूरा किया 36 मिनट के अंदर। तो जहाँ पर रवि 3 चक्कर समाप्त कर लेगा, सोनिया वहाँ पर 2 चक्कर समाप्त करेंगी और दोनों के दोनों कहाँ पर होंगे, स्टार्टिंग लाइन पर होंगे। तो इस केस में हम दिए गए नंबर का एलसीएम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हमें मिलाना है। भाई हमें इससे पूछा गया कि वो दोनों किस टाइम पर स्टार्टिंग लाइन पर मिलेंगे। तो ना तो एकदम से मिल सकते हैं, ना तो 12 पर मिल सकते हैं। भाई रवि ने चक्कर पूरा कर लिया, सोनिया को बीच में ही है, तो ऐसे मिले नहीं हैं। अब 18 मिनट की बात करूँ मैं, तो रवि तो 12 मिनट में पार करके आगे चला जाएगा जब ये यहाँ पर पहुँचेगी। तो जो हमारे पास टाइम निकल के आएगा वो इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, जिसको दोनों को दोनों पूरा डिवाइड करेंगे। मतलब पूरे दोनों को दोनों कवर करेंगे। जैसे 18 मिनट के हिसाब से इसने 2 चक्कर कवर कर लिए 36 मिनट में, और 12 मिनट के हिसाब से इसने 3 चक्कर कवर कर लिए 36 मिनट में, और दोनों दोनों कहाँ हैं, स्टार्टिंग लाइन पर। तो इस तरह के केस में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम 12 और 18 के एलसीएम निकालने की बात करते हैं। आप भाज्य भाग विधि गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें। 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 के लिए 2 निमे 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। जो कॉमन है उसको एक बारी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको लिखा एक बारी। 2 कॉमन था, एक बारी लिखा। यहाँ पर 3 कॉमन था, एक बार लिखा। जो कॉमन नहीं है उसको लिखना ही है। यहाँ पर 2, ये 3। तो 2 तिया 6, 2 नी 12, तिया 36। तो 36 मिनट बाद में दोबारा उस स्थान पर मिलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर लिए।